बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिजिक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आपने अपनी लाइफ में कम से कम एक दफ़ा तो क्रिकेट मैच ज़रूर खेला होगा और उस क्रिकेट मैच के दौरान आपने बॉल को थ्रो भी किया होगा और बॉल को कैच भी किया होगा। जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं या किसी बॉल को कैच करते हैं तो उस बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है। अगर आप ये इमेजिन करें कि आप किसी रोड किनारे खड़े हैं और आपका दोस्त साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, आप अपने दोस्त को साइकिल पर जो है उसको रोकते हैं। उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। अगर आप यही इमेजिन करें कि आपका दोस्त मोटरसाइकिल पर आ रहा है, आप उसको रोकना चाहें तो तब आपको फोर्स कितना लगानी पड़ेगी या आपको उस दोस्त को रोकना कितना डिफिकल्ट होगा। या आप इमेजिन करें, पहली एग्जांपल मैंने आपको दी है बॉल को स्टॉप करने वाली, दूसरी एग्जांपल मैंने दी है साइकिल को स्टॉप करने वाली और तीसरी एग्जांपल मैंने दी है मोटरसाइकिल को स्टॉप करने वाली। डेफिनेट बात है, आपने ऑब्जर्व किया होगा इन तीनों केसेस के अंदर हमें उनको स्टॉप करने के लिए डिफरेंट फोर्सेस लगानी पड़ रही है। अगर आप इमेजिन करें कि एक कार आ रही है, कार अगर इस डायरेक्शन में आ रही है और इस कार को मैं रोकने की कोशिश करता हूं, तो क्या आप समझते हैं कार को रोकना क्या इजी होगा? बिल्कुल नहीं इजी होगा। इसका मतलब है कि इन तमाम क्वेश्चन का आंसर हमें कहां से मिलता है? इन तमाम क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है मोमेंटम से। इन तमाम चीजों के किस चीज का डिफरेंस है? मोमेंटम का डिफरेंस है। जिस बॉडी को रोकना या उसको चलाना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसका मतलब यह है कि उसका मोमेंटम स्टूडेंट उतना ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए जिस बॉडी को मूव करवाना या जिस बॉडी को स्टॉप करना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जितना ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, उस बॉडी का मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। तो मोमेंटम को स्टूडेंट हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, या दूसरे सेंस में हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, यानी मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हर मूविंग बॉडी का मोमेंटम होगा और मोमेंटम का मैथमेटिकल फार्मूला P is equal to mv, where P is our momentum, m is the mass of the body and v is the velocity। उसके बाद हम लिखते हैं कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन है हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अब इसके साथ मैंने स्टूडेंट हमेशा ये लिख दिया ऑलवेज। अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि मोमेंटम की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के अपोजिट हो। बिल्कुल भी नहीं। चाहे वेलोसिटी किसी बॉडी की कांस्टेंट हो, चाहे इंक्रीजिंग हो, चाहे डिक्रीजिंग हो, मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। उसके बाद हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट स्टूडेंट न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन सेकंड होता है। अब न्यूटन सेकंड इसका यूनिट इस तरह से आता है, मैस का यूनिट स्टूडेंट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको फर्दर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब एक सेकेंड ये है, इसके साथ अगर मैं इसमें एक और सेकेंड लिखना चाहूँ, सेकेंड की पावर मैंने नेगेटिव और एक मैंने प्लस लिख दिया। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 7 मल्टीपल सेकेंड आ जाएगा, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा न्यूटन। दिस इज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं और ये सेकेंड। तो इस तरह से मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड होगा। अब उसके बाद मजीद ये मैंने फार्मूला लिखा मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हम केस डिस्कस करते हैं, पहले केस में अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट करता हूं, दूसरे केस में अगर मैं मैस को कांस्टेंट करता हूं, तीसरे केस में अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता हूं, तो रिलेशन और उनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। पहले केस में अगर मैं इसमें मोमेंटम को कांस्टेंट करता हूं, p इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, और दूसरे केस में मैं मैस को कांस्टेंट करता हूं, मैस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरे केस में अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, तो इससे स्टूडेंट रिलेशन देखते हैं क्या क्या बनते हैं। अगर P को कांस्टेंट कर देते हैं, P को कांस्टेंट करेंगे तो फिर ये रिलेशन बन जाएगा M और प्रोपोर्शनल 1/V। जब M V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो M और V आपस में इनवर्स हो जाएंगे। जब हम M को कांस्टेंट करेंगे तो फिर फर्दर क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम V को कांस्टेंट करेंगे तो P इज प्रोपोर्शनल टू M। अब हम स्टूडेंट इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं मैस और वेलोसिटी के दरमियान, अगर हम इस साइड पर लिखते हैं मैस और इस साइड पर लिखते हैं वेलोसिटी, तो अगर किसी बॉडी का, मूविंग बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रखें, अगर मैस को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगी, तो उसका ग्राफ जो है वो कर्व शेप में बनेगा। अब उसके बाद ये है P और ये है V। अगर हम इस साइड पर V और इस साइड पर P, अगर किसी मूविंग बॉडी का मैस को कांस्टेंट रखते हैं, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी को हम हाफ करेंगे तो मोमेंटम हाफ हो जाएगा, और ये इनका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मैस और मोमेंटम। मैस और मोमेंटम का जब हम ग्राफ देखेंगे तो मैस और इस साइड पर मोमेंटम, तो इनका ग्राफ भी स्टूडेंट इनका बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब हम स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। अब हम स्टूडेंट ये एग्जांपल हमने ली है, टू बॉडीज हैं और दोनों का मैस हमने सेम कंसीडर कर लिया। इन दोनों का मैस सेम है, मैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट इनका मैस कांस्टेंट है तो अब हम इसमें ये देखेंगे, अगर दोनों का मैस कांस्टेंट है, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, अगर हम स्टूडेंट इसमें ये ले लेते हैं कि v1 की वैल्यू, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि v1 की वैल्यू लार्ज है और इसकी वैल्यू अगर हम लिख देते हैं स्मॉल है, तो इसका स्टूडेंट मीनिंग क्या होगा कि टू बॉडीज हैं, दोनों का मैस अगर सेम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो डेफिनेट बात है इस बॉडी को स्टॉप करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा और इस बॉडी को स्टॉप करना हमारे लिए इजी होगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इसके लिए स्टॉप करने के लिए ज्यादा चाहिए और इसके लिए फोर्स हमें कम चाहिए। अगर हमने इन दोनों बॉडीज को अगर हमने स्टॉप करना है तो इसके लिए फोर्स ज्यादा और इसके लिए फोर्स कम चाहिए होगी। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि मोमेंटम किस चीज का नाम है, मोमेंटम किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए या किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए जितना हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल स्टूडेंट जो न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है वो मोमेंटम की टर्म में है, जो कि अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी vi से vf। डेफिनेट बात है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसमें वेलोसिटी में चेंज आती है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सेलरेशन फर्स्ट लॉ इक्वेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू vf माइनस vi और डिवाइडेड बाय t। ये हमने स्टूडेंट इक्वेशन लिखी है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन और ये न्यूटन सेकंड लॉ है। जब हम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, F इज इक्वल टू m vf vi और डिवाइडेड बाय t, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं mvf
-mvi और डिवाइडेड बाय t, और फाइनल रिलेशन f इज इक्वल टू डेल्टा p और डिवाइडेड बाय t। और इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम लिखना अगर चाहें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब हम स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फॉलिंग बॉडी। अब स्टूडेंट मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीयूज है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर। जो बॉडी फ्री फॉल मूव कर रहा होता है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो ज़मीन की फोर्स होती है, और ज़मीन की जो फोर्स होती है, अर्थ जो फोर्स लगा रही होती है डाउनवर्ड, उस फोर्स का नाम वेट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इम्पल्स का होगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।